विषय में पीरियड में हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं संधि का। संधि एक हमारा हिंदी व्याकरण का ऐसा ग्रामर है जिसमें काफ़ी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं और इन प्रश्नों को अटेंड ही नहीं करते हैं। तो संधि हाँ थोड़ा कठिन है ये, लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी इसके जो नियम हैं उनको ध्यान में रखें, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये जो है ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो वैसे तो आप संधि कई बार इसके पहले पढ़ चुके हो, हम लोग छोटी क्लास से मतलब 7वीं 8वीं से संधि पढ़ते आ रहे हैं। आज एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन करेंगे कि संधि क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, किस तरह से हम उनके प्रकारों को पहचान सकते हैं और उनके हर एक प्रकार के कौन कौन से नियम होते हैं। उन नियमों को अगर हम ध्यान में रखें, अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें, तो संधि के सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। और अंत में हम देखेंगे कि हमारी परीक्षा में किस तरह से संधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमें हल करने होते हैं। तो आइए चलते हैं आज के रिवीजन की तरफ, जिसका नाम है हमारा संधि। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संधि क्या है, ठीक है। और संधि जो है दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार, विकार यानी यहाँ पर है परिवर्तन, को हम कहते हैं संधि। यानी जब दो वर्णों, दो अक्षरों या दो ध्वनियों यानी हमारी जो स्वर हैं उनके मिलने से, संयोग से यानी उनके मेल से, उनके मिलने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे ही हम कहते हैं संधि। संधि करते समय कभी कभी एक अक्षर में, कभी कभी दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कभी कभी दोनों अक्षरों के स्थान पर एक तीसरा अक्षर बन जाता है। ये संधि का एक ऐसा नियम है जो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसको ध्यान देकर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि जो अक्षर परिवर्तन हो जाते हैं वो क्यों होते हैं। तो इसके भी कई प्रकार हैं। हर एक संधि, जो जितने भी संधि हम पढ़ेंगे आज, उन संधियों के भी इसमें कई सारे प्रकार हैं। तो अगर आप डिटेल में उनको पढ़ते हो, ध्यान देकर पढ़ते हो, तो आपको आराम से ध्यान में रह जाएगा कि कब एक अक्षर बनता है, कब दोनों अक्षरों में परिवर्तन होता है और कब दोनों अक्षरों के अलावा कोई एक तीसरा अक्षर ही वहाँ पर बन जाता है। उन सारे नियमों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस संधि पद्धति द्वारा भी शब्द रचना होती है। ये संधि की जो पद्धति है, संधि यानी दो अलग अलग शब्दों का मेल, उन दोनों शब्दों का मेल होने पर एक नया शब्द ही बनता है, वो शब्द हो जाता है संधि। और संधि के माध्यम से ही नई शब्द रचना भी होती है। जैसे उदाहरण यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो पहला उदाहरण है सुर। सुर में इंद्र को मिला दिया, सुर धन इंद्र, सुर के साथ इंद्र को मिलाने पर वो बन जाता है नया शब्द सुरेंद्र। उसी तरह दूसरा उदाहरण है विद्या धन आलय, यानी विद्या के साथ जब हम आलय को जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है विद्यालय। सत धन आनंद, यानी सत के साथ जब हम आनंद को जोड़ते हैं तो वहां पर एक नया शब्द बनता है सदानंद। ठीक है, तो इन तरह के तीनों ही उदाहरणों में हमने देखा दो अलग अलग शब्द जब साथ में जुड़ते हैं तो एक नया शब्द वहां पर बनता है, यह कहलाती है संधि। इन शब्द खंडों में प्रथम खंड का अंत्याक्षर यानी प्रथम खंड, तीनों उदाहरणों में जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर और दूसरे खंड का प्रथमाक्षर, यानी जो दूसरा शब्द है धन के बाद वाला, प्लस के बाद वाला जो दूसरे शब्द हैं तीनों ही उदाहरणों में, उनका पहला पहला अक्षर, इनको मिलने पर एक भिन्न वर्ण बन गया है।
वर्ण यानी व्यंजन। यहाँ पर इनके मेल से एक अलग ही वर्ण बनता है। जैसे सुर में अंतिम अक्षर है र और इंद्र का पहला अक्षर है ई, तो र और ई के मिलने से बन गया है रे। ठीक है। उसी तरह विद्या और आलय, यहाँ पर या और आ के मेल से बना है या। सत में त और आ, इन दोनों के मेल से बना है सदा। तो यहाँ पर जो प्रथम खंड है उसका अंतिम अक्षर और दूसरा खंड उसका पहला अक्षर, दोनों के मेल से एक नया भिन्न वर्ण बनता है और इसी प्रकार के मेल को हम कहते हैं संधि, जो आपस में जुड़ जाते हैं और एक नए वर्ण की रचना करते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। अब हमारे पास है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संधियां जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि आपने नाम सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ठीक है। तो ये जो है संधि के मुख्य प्रकार जो है वो यही 3 है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनके अंतर भी, जैसे स्वर संधि के अंदर कुल 5 प्रकार के आते हैं उनकी मात्राओं के आधार पर। स्वर यानी हमारी होती है मात्राएं, जो हम आ से लेके अम तक बोलते हैं। तो ये मात्राएं जो हैं, मात्राओं को ध्यान में रखकर, छोटी मात्रा, दीर्घ मात्रा, लघु मात्रा, जो भी इनकी मात्राएं हैं उन मात्राओं के ध्यान में रखकर इनके स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। उसी प्रकार व्यंजन, कौन कौन से व्यंजनों में कब परिवर्तन होता है, कब वो दूसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, उन नियमों को भी ध्यान में रखकर व्यंजन संधि कई प्रकारों में, मतलब उसके भी कई सारे नियम हैं। ठीक उसी तरह विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम। अब यहाँ पर आज की रिवीजन क्लास में हम इतने सारे डिटेल्स तो नहीं ले सकते हैं, फिर भी मैंने शॉर्ट में आपके सामने जितना अधिक हो सके उतना रखने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले संधि प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये हमने देखा। अब इसके अंदर इन संधियों को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे इनके नियम पढ़ सकते हैं, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा प्रकार है स्वर संधि। ठीक है। अब स्वर संधि क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, स्वर यानी हमारी हिंदी में जो भी स्वर हैं आ से लेके अम तक, उन अक्षरों को हम स्वर कहते हैं। अब इस स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर ही आना चाहिए। स्वर संधि की पहचान क्या है कि जब हम शब्दों के, 2 शब्दों के मेल करते हैं तो दोनों शब्दों का, यानी कि जो पहला हमारा खंड होता है उसका भी अंतिम अक्षर और दूसरे खंड का पहला अक्षर, दोनों ही स्वर होने चाहिए। जब वो स्वर होंगे तो दोनों स्वरों के मेल से जो संधि बनेगी वो होगी स्वर संधि। ठीक है। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो पहला उदाहरण है हमारा मुनि धन ईश, यानी मुनि। मुनि का दूसरा अक्षर क्या है? नी। यहाँ पर कौन सा स्वर लगा हुआ है? ई का, छोटी ई का, यानी यहाँ पर है एक छोटी ई। धन, दूसरे शब्द का पहला अक्षर है बड़ी ई, तो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है? एक छोटी ई, धन, बड़ी ई, दोनों ही स्वर हैं। मुनि में न के साथ स्वर है और धन के बाद जो ईश है, ईश में ई खुद ही स्वर है। तो स्वर के साथ जब हम स्वर को जोड़ते हैं तो उनके माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो विकार है वो कहलाता है स्वर संधि, यानी मुनीश ये शब्द हो गया स्वर संधि का शब्द। उसी तरह से ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान का अंतिम अक्षर न, यानी वहां पर हमें आता है स्वर आ, और धन के बाद उपदेश उ, आ धन उ, इनके मिलने से बना ज्ञानोपदेश। ठीक है। उसी तरह सदा धन एव, सदा में दा के साथ आ स्वर लगा हुआ है, यहाँ पर आ स्वर, धन, एव के पास ए है, पहला अक्षर है उसका ए, तो सदा का आ और एव का ए, इन दोनों के मिलने से बनता है दै।
तो यहाँ पर ये हो गया स्वर संधि सदैव। उसी प्रकार सु, धन, आगत। सु के साथ लगा है छोटा ऊ। धन, आगत का पहला अक्षर है आ, यानी ऊ, धन, आ। यहाँ पर स्वर जोड़े गए हैं, दो स्वर है यहाँ पर ऊ और आ। सु, धन, आगत मिलकर बनाते हैं स्वागत। उसी तरह ने, धन, अन। ने के साथ कौन सा स्वर है? ए, ठीक है। और दूसरे शब्द का पहला स्वर कौन सा है? अ। तो ये बन जाते हैं नयन। यानी स्वर संधि को समझने के लिए आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि जो भी शब्द, जिन शब्दों को मिलकर हम संधि को बना रहे हैं, जो दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, उन दोनों शब्दों में से पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है उस पर कोई ना कोई मात्रा होनी चाहिए या स्वर होना चाहिए। स्वर को हम हिंदी में मात्राएं भी कहते हैं। तो कोई भी स्वर हो या कोई मात्रा लगी हो और दूसरा शब्द, धन के बाद जो दूसरा शब्द आता है उसका पहला अक्षर कोई स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में, यानी पहले खंड का अंतिम अक्षर स्वर है और दूसरे खंड का पहला अक्षर स्वर है, तो इन दोनों ही स्वरों के मेल से बनने वाला जो संधि शब्द है वो हमेशा स्वर संधि ही कहलाएगा। ठीक है, ये स्वर संधि का सबसे आसान नियम है। दोनों शब्दों का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर जो है, अंतिम अक्षर और पहला अक्षर जो है वो स्वर होना चाहिए और इन दोनों स्वरों के मिलने से बनेगी स्वर संधि। ये हमारी स्वर संधि की पहचान। अब दूसरा प्रकार हमारे संधि का है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? ठीक है, तो व्यंजन, व्यंजन यानी हमारे अक्षर, क से लेके ज्ञ तक के हमारे जो भी अक्षर हैं उसे हम कहते हैं हिंदी में व्यंजन। तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी हमने स्वर संधि की क्या पहचान पढ़ी? स्वर संधि की सिर्फ इतनी सी पहचान है कि धन के पहले वाले अक्षर में भी स्वर होना चाहिए और धन के बाद वाले में भी स्वर होना चाहिए। जब दोनों तरफ स्वर मिलेंगे तो ही वो स्वर संधि होगी। लेकिन व्यंजन संधि के साथ ऐसा नहीं है। व्यंजन संधि में हमें क्या, अगर एक अक्षर के पास व्यंजन है और दूसरे के पास स्वर है या दोनों के पास व्यंजन है तो भी वो व्यंजन संधि कहलाती है। यानी दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बन रहा है उन दोनों शब्दों में यदि पहले के पास भी व्यंजन है, दूसरे के पास भी व्यंजन है, तो भी वो जो नया संधि बनेगा शब्द वो व्यंजन संधि का होगा। उनमें अगर पहले के पास व्यंजन है और दूसरे के पास स्वर है तो भी उन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनेगा वो व्यंजन संधि का ही शब्द होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो हमारा पहला उदाहरण है दिक, धन, अंबर। अब यहाँ पर आप देखोगे दिक, पहले शब्द का आखिरी अक्षर जो है क, दिक का आखिरी अक्षर है क, ये एक व्यंजन है, ठीक है। लेकिन दूसरा शब्द जो है अंबर, उसका पहला अक्षर है स्वर यानी अ। तो यहाँ क और अ दो शब्दों का मेल हुआ है। ये क्या है? एक व्यंजन है और दूसरा स्वर है। ऐसी स्थिति में भी जो नया शब्द बना है दिगंबर, ये क्या होगा? व्यंजन संधि का ही प्रकार होगा। इसे हम स्वर नहीं कहेंगे क्योंकि स्वर की पहचान क्या होगी? जब दोनों तरफ स्वर और स्वर यानी स्वर धन स्वर जुड़ेंगे तो वो स्वर संधि बनेगी। लेकिन व्यंजन संधि की पहचान है कि जब व्यंजन धन व्यंजन जुड़े या व्यंजन धन स्वर जुड़े तो भी वो व्यंजन संधि ही होता है। तो उस तरह से हमारा पहला उदाहरण जो है दिक, धन, अंबर, ये हो गया दिगंबर जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। दूसरा वाक, धन, ईश। वाक में अंतिम अक्षर है क और ईश का पहला अक्षर है ई यानी एक व्यंजन और दूसरा स्वर। तो यहाँ पर भी जो नया शब्द बना वागीश, ये है व्यंजन संधि। उसी तरह से अच, धन, अंत। अच, धन, अंत। अच का अंतिम अक्षर च और अंत का पहला अक्षर अ, एक व्यंजन और एक स्वर। इनके मेल से बना अजंत और ये भी है एक व्यंजन संधि का उदाहरण।
षट धन आनन, षट में ट, आनन का आ, एक व्यंजन और एक स्वर, दोनों के मेल से बना षडानन, ये भी है एक व्यंजन संधि। सत धन आचार, सत का त और आचार का आ, दोनों के मेल से बना सदाचार, एक व्यंजन एक स्वर, यहाँ पर भी व्यंजन संधि। अब अगला उदाहरण में सुप, यहाँ पर है अंतिम अक्षर प और इसके साथ जुड़ने वाला जो शब्द है संत, संत का भी पहला अक्षर है स, यानी यहाँ पर दोनों ही व्यंजन है। धन के पहले भी व्यंजन है, धन के बाद भी व्यंजन है, दोनों के मेल से बनता है सुबंत और ये भी एक व्यंजन संधि है। उसी तरह उद्घाटन, उद धन घाटन, त और घ दोनों ही व्यंजन है, दोनों के मेल से बना उद्घाटन। तत् धन रूप, ता ये भी व्यंजन है और र ये भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजनों के माध्यम से मिला तद्रूप। तो इस तरह से व्यंजन संधि की क्या पहचान हमें ध्यान में रखनी है, तो व्यंजन के साथ व्यंजन मिले, यानी जो दो शब्दों का मेल होता है उन दोनों शब्दों में पहला शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो तो भी वो व्यंजन संधि है। इसके अलावा पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो तो भी वो व्यंजन संधि का ही विकार बनाएगा। ठीक है, तो ये हमने अब तक दो संधियां पढ़ ली। पहली स्वर संधि जिसकी पहचान है दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, दूसरा हमने पढ़ा व्यंजन संधि। अब आगे हम देखते हैं हमारे तीसरे प्रकार की संधि विसर्ग संधि। विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं होता है। विसर्ग जो है, विसर्ग यानी दो डॉट, शब्दों के बाद में जो हम दो डॉट लगाते हैं, दो बिंदु लगाते हैं, उसे हम कहते हैं विसर्ग, विसर्ग चिन्ह। तो उस विसर्ग चिन्ह का प्रयोग जो है वो विसर्ग युक्त शब्दों में होता है और ये विसर्ग जो है वो सिर्फ संस्कृत के शब्दों में ही आते हैं। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। कुछ इने गिने विसर्ग युक्त शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, शनैः, शनैः आदि। केवल इतने ही हमारे शब्द हैं जो हिंदी में हम प्रयोग में लाते हैं विसर्ग वाले। बाकी जो हमारे शब्द होते हैं विसर्ग युक्त वो संस्कृत के शब्द होते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी हिंदी पर संस्कृत का बहुत अधिक मात्रा में प्रभाव है, हम अपनी हिंदी में संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये विसर्ग युक्त संधि भी हमारे संधि के एक प्रकार में आती है। हिंदी में मनः, तेजः, आयुः, हरि के स्थान पर मन, तेज, आयु, हरि ये शब्द हम लिखते हैं, उनके विसर्ग चिन्ह जो है हम वो निकाल देते हैं और केवल मन, तेज, आयु, हरि इस प्रकार से इन शब्दों को हम लिखते हैं। इसलिए यहाँ विसर्ग संधि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी हिंदी पर संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव है, हमारी हिंदी पर संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव है और संस्कृत के बहुत सारे शब्द जो हैं वो हम हिंदी में लिखते हैं। संस्कृत के अधिकांश विधि निषेध हिंदी में प्रचलित है। विसर्ग संधि के ज्ञान के अभाव में हम वर्तनी की अशुद्धियों से मुक्त नहीं हो सकते, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। विसर्ग संधि, विसर्ग जो है जो संस्कृत शब्दों में लगा होता है, लेकिन संस्कृत से जब हम उन शब्दों को हिंदी में लाते हैं तो उन विसर्ग चिन्हों के अज्ञान की वजह से हमें उनका ज्ञान नहीं होता, पूरा पता नहीं होता। इसके लिए उनके अभाव की वजह से उसकी वर्तनी, उसके लेखन की अशुद्धियाँ जो हैं वो हमारे लेखन में पाई जाती हैं। तो इसलिए इन विसर्ग चिन्हों का, इस विसर्ग संधि का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की पहचान क्या है? पहले विसर्ग चिन्ह होना चाहिए और धन के बाद जो शब्द है उसका पहला अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन धन के पहले का जो शब्द है उस शब्द के अंत में विसर्ग चिन्ह होना चाहिए। तो उस विसर्ग चिन्ह और उसके साथ स्वर और व्यंजन के जुड़ने से वो वहां पर विसर्ग संधि कहलाती है। और इसके कुछ नियम है कि वो विसर्ग चिन्ह जो है वो विसर्ग चिन्ह कैसे बन जाते हैं। जब कई बार बच्चों को सामने प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं, शब्द दिए जाते हैं और उन्हें संधि विच्छेद या संधि करने के लिए कहा जाता है, तो उनका प्रश्न वही होता है कि यहाँ पर ये जो विसर्ग चिन्ह है या ये दो दो बिंदु हैं वो आए कहाँ से। तो उसके कुछ नियम है, वो पहले नियम हम देखते हैं। जैसे विसर्ग चिन्ह का सबसे पहला नियम है कि यदि विसर्ग के आगे श, बड़ा श, स आए तो वह क्रमशः श, ए, श में बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर है निशंक, निशंक में बड़ा श आया है। ठीक है, बड़ा श जो है वो आधा ही है, यानी जब आधा श, आधा छोटा श और आधा स होता है तो उनके स्थान पर हम विसर्ग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे निशंक इस शब्द में अगर आप देखेंगे तो नी के बाद आधा बड़ा श आया है और उसके बाद पूरा बड़ा श हुआ है। ठीक है, तो वो जो आधा बड़ा श है उस आधे बड़े श के स्थान पर हमारा विसर्ग चिन्ह आएगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो इस निशंक का बन गया क्या, निह धन शंक। इसके दो शब्द बन गए, निह धन शंक। उसी तरह से दूसरा शब्द दुशासन, दुशासन। ठीक है, यहां पर भी बीच में आधा बड़ा श है, तो इस आधे बड़े श के स्थान पर आ जाएगा हमारा विसर्ग चिन्ह। तो दू को हम ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद जो आधा बड़ा श है उस आधे बड़े श को ना लिखकर वहां पर हम लगाएंगे दो बिंदु, यानी हमारा विसर्ग चिन्ह। और आगे क्या है, शासन, धन के बाद पूरा लिखेंगे शासन। तो ये बन गया दुशासन का दुह धन शासन। ठीक है, उसी तरह आधा स, निस्संदेह में भी आधा स है, तो इस आधे स की जगह पर हमारा आएगा विसर्ग चिन्ह, नी विसर्ग चिन्ह, यानी निह बन गया वो। धन संदेह, तो ये बन गया निस्संदेह। उसी तरह निस्संग, यहाँ पर भी आधा सा है, तो नी के बाद जो आधा सा है यानी नी हम लिखेंगे, आधे सा की जगह पर हम लगाएंगे विसर्ग चिन्ह। और धन संग, तो ये बन गया निह धन संग निसंग। निशब्द, यहाँ पर नी लिखने के बाद विसर्ग चिन्ह किसके स्थान पर, आधा बड़ा श के स्थान पर, वहां पर हम लगाएंगे विसर्ग चिन्ह और धन के बाद पूरा शब्द, तो निह धन शब्द बन गया निशब्द। निस्वार्थ, निस्वार्थ में आधा स, उसके स्थान पर आ जाएगा हमारा विसर्ग चिन्ह, तो निह धन स्वार्थ बन गया निस्वार्थ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो 3 प्रकार के श होते हैं उन 3 प्रकार के श में से कोई भी आधा श अगर शब्द में मौजूद है तो वहां पर उस आधे शब्द के स्थान पर विसर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, आधे श के स्थान पर विसर्ग चिन्ह लगाएंगे। लेकिन जब हमें संधि करनी है, यानी मुझे निह धन शंक दिया हुआ है और बाद में ये कौन सा नया शब्द बनेगा ये पूछा गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, धन के बाद जो श है उसी श को आधा कर देना है। जैसे यहाँ पर निह धन शंक दिया है, तो अब इस विसर्ग के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, इसके लिए बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं।
तो हमें क्या करना है, धन के बाद कौन सा श है, बड़ा श है, वही वाला श जो है वो उस विसर्ग चिन्ह के स्थान पर आधा हो जाएगा, तो वो बन जाएगा निशंक। ठीक है, दुशासन, दुह धन शासन, अगर ये शब्द आपको दिए हैं, संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपको संधि बनानी है, दुह धन शासन लिखा हुआ है, तो दुह में इस विसर्ग चिन्ह के स्थान पर क्या कर देना है हमें, शासन का आधा श, वो हो जाएगा दुशासन। ठीक है, तो ये इसका पहला नियम है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तीनों प्रकार के जो हमारे श हैं, जब वो आधे रूप में होते हैं शब्द में, तो उस आधे श की जगह पर विसर्ग चिन्ह आएगा, और यही स्थिति आपको संधि करते समय भी है आएगी। अगर आपको संधि विच्छेद में विसर्ग चिन्ह दिया हुआ है, तो नई संधि यानी पूरा शब्द बनाते समय उस विसर्ग चिन्ह के स्थान पर आपको जो बाद का पूरा श है, उसी श का आधा श वहां पर लगाना है। ये विसर्ग संधि का पहला नियम। दूसरा नियम है इसका कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई तथा ऊ दीर्घ ई ऊ में बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर नियम क्या है, हमें क्या बताया है, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। क्या हमें कहा गया है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग यानी इस चिन्ह के पहले, ये जो दो बिंदु वाले चिन्ह है, इस विसर्ग चिन्ह के पहले जो भी अक्षर हमें दिया गया है, यदि उसमें छोटा ई और छोटा ऊ हो, छोटा ई यानी अब ये जो नी है, ये नी लिखा हुआ है, इस नी में छोटी ई की मात्रा है, यानी यहाँ पर छोटा ई आ गया, और धन के बाद अगर र आए, क्या लिखा है यहाँ पर, बाद में र आए, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और ई तथा यानी छोटा ई और छोटा ऊ जो है वो दीर्घ ई और ऊ में बदल जाएंगे। विसर्ग के पहले यहाँ पर छोटा नी लिखा हुआ था, छोटी ई की मात्रा थी इसमें, और धन के बाद यहाँ पर र है, लेकिन जब हम इसका संधि करेंगे, जब हम इसका नया शब्द बनाएंगे, तो ये छोटा ई जो है ये बड़े ई में बदल जाएगा और ये विसर्ग चिन्ह वहां से गायब हो जाएगा। तो ये निह धन रव का बन गया नीरव। उसी तरह से निह धन रोग, विसर्ग के पहले यहाँ पर फिर से छोटी ई है और धन के निशान के बाद फिर से र है, तो इस र के माध्यम से इस विसर्ग चिन्ह के पहले का जो छोटी ई है वो बन जाएगा बड़ी ई में, तो ये बन गया निरोग। उसी तरह से निह धन रस बन गया नीरस। तो ये विसर्ग संधि का दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग चिन्ह के पहले छोटी ई या छोटे ऊ की मात्रा हो, तो वो और धन के बाद र आए, तो ऐसी स्थिति में जब हम दोनों शब्दों को साथ में लिखते हैं, तो वहां से विसर्ग चिन्ह, दो बिंदुओं का जो निशान है वो गायब हो जाता है और उसके स्थान और छोटी ई या छोटी ऊ के स्थान पर बड़ी ई या बड़ा ऊ आ जाता है, जैसा कि हमने बाकी के उदाहरण में देखा, नीरव, निरोग और नीरस। अगला हमारा नियम है, यदि विसर्ग के बाद यानी विसर्ग चिन्ह, विसर्ग का जो चिन्ह है, दो बिंदुओं का जो चिन्ह है, उसके बाद च, छ या ट, ठ तथा त, थ आए, तो विसर्ग क्रमशः बड़ा श, छोटा श और सबसे छोटा श में बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये नियम, तीसरा नियम हमारा क्या है कि जब विसर्ग चिन्ह के बाद, विसर्ग के बाद यानी दूसरा अक्षर, दूसरा शब्द जो शुरू होता है, उस शब्द की शुरुआत अगर च से हो, छ से हो, ट, थ या त, थ, इन 6 अक्षरों में से किसी अक्षर से अगर दूसरे शब्द की शुरुआत होती है, तो वहां पर जो विसर्ग चिन्ह है, उस विसर्ग चिन्ह के स्थान पर तीनों श में से बड़ा छ,
बीच का श और सबसे छोटा श, इन तीनों श में से उसका आधा श जो है वो वहां पर विसर्ग चिन्ह के स्थान पर आता है। जैसे निह धन तार, पहला हमारा शब्द है निह, दूसरा शब्द है तार। दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या हो गया? त आ गया यहाँ पर। तो ये निह धन तार। अब क्योंकि यहाँ पर त आया हुआ है तो निह के विसर्ग चिन्ह के स्थान पर स, आधा स वहां पर आ जाएगा। तो ये बन गया है नया शब्द निस्तार। उसी तरह से दुह धन चरित्र, यहाँ पर दूसरा शब्द का पहला अक्षर है च, ठीक है। तो इस च की वजह से अब जो दुह का विसर्ग चिन्ह है उस विसर्ग चिन्ह के जगह पर आ जाएगा आधा श। तो ये बन गया दुष्चरित्र। निह धन छल, दूसरे शब्द का पहला अक्षर है छ। तो अब इस छ के आने से निह का जो विसर्ग चिन्ह है वो निकलकर वहां पर आ जाएगा आधा श। तो ये बन जाएगा निश्चल। धनुह धन टंकार, अब यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला अक्षर है ट। तो ट की वजह से जो नू के साथ विसर्ग चिन्ह लगा है उस नू को निकालकर वहां पर आ जाएगा आधा श। तो ये हो जाएगा धनुष टंकार। निह धन ठुर, तो ठ आने की वजह से नी के साथ लगा हुआ विसर्ग चिन्ह बदल जाएगा आधे श में और ये बन जाएगा निष्ठुर। तो हमारा ये तीसरा नियम है कि यदि दूसरे शब्द का पहला अक्षर च, छ, ट, ठ या त और थ हो, यानी इन 6 अक्षरों में से यदि कोई भी अक्षर हो तो फिर ऐसी स्थिति में विसर्ग चिन्ह को हटाकर हम वहां पर आवश्यकता अनुसार बड़ा श, छोटा स और सबसे छोटा श का आधा हिस्सा, पूरा श वहां पर नहीं आएगा, वहां पर आधा श ही आएगा। चाहे आप बड़ा श लिख रहे हो वो भी आधा ही होगा, चाहे छोटा श लिख रहे हो वो भी आधा ही होगा, या फिर सबसे छोटा सपेरा वाला स लिख रहे हो वो भी आधा ही आएगा। ठीक है, ये था हमारे विसर्ग संधि का तीसरा नियम। अब इसका चौथा नियम क्या कहता है? तो चौथा नियम के अनुसार विसर्ग के बाद क, ख, प, फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी शब्दों के बाद अगर विसर्ग चिन्ह हो और दूसरा शब्द, दोनों शब्दों में पहले शब्द में विसर्ग चिन्ह, धन के बाद जो दूसरा शब्द है उसकी शुरुआत अगर क, ख और प, फ से हो रही हो तो उन दोनों ही शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण आपके सामने है, पहला शब्द है प्रातः, त के साथ विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है। प्रातः धन काल, दूसरे शब्द की शुरुआत हुई है क से। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ही शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे। और दोनों के मेल से देखिए कौन सा शब्द बना है, प्रातः काल, विसर्ग चिन्ह यहाँ ज्यों का त्यों बना हुआ है। ऐसी स्थिति में विसर्ग चिन्ह नहीं हटता। कब नहीं हटता? जब दूसरे शब्द की शुरुआत क, ख, प या फ से हुई हो। तो पहले शब्द का जो विसर्ग चिन्ह है वो वैसे का वैसा दोनों के बीच में बना रहता है, वो वहां से हटता नहीं है। जैसे पहला उदाहरण हमने देखा, प्रातः धन काल मिलके बना प्रातः काल। पयः धन पान मिलकर बना पयः पान। अंतः धन करण मिलने से बनता है अंतःकरण। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग चिन्ह का ये एक और नियम था कि विसर्ग चिन्ह उन शब्दों में बना रहता है, वैसे का वैसा रहता है। कौन से शब्दों में? जिन शब्दों के दूसरे शब्दों के पहले अक्षर क, ख, प या फ। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग चिन्ह दोनों ही शब्दों के बीच में बना रहता है, वो वहां से हटता नहीं है।
अगला नियम है इसका, यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। अभी तक हमने देखा किस तरह से विसर्ग जो है वो 3 श में से आधे श में बदलता था, लेकिन अब यहाँ पर एक उदाहरण है कि किस तरह से विसर्ग चिन्ह जो है वो र में बदलता है। कौन सी स्थितियों में ये विसर्ग चिन्ह र में बदलता है। तो वो कौन सी स्थितियां हैं कि पहले में अ या आ को छोड़कर दूसरे वर्ण में तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण यानी य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो है वो बदल जाता है र। जैसे दुह, धन, निवार, तो यहाँ पर विसर्ग चिन्ह बन गया र में, बन गया इसका दुर्निवार। उसी तरह से दुह, धन, बोध, यहाँ पर बन गया दुर्बोध। निह, धन, गुण, बन गया निर्गुण। निह, धन, आधार, यहाँ पर ये बन गया निराधार। निह, धन, धन, ये मिलकर बन गया निर्धन। निह, धन, झर, ये बन गया निर्झर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार के शब्दों में विसर्ग चिन्ह जो है वो र का रूप ले लेता है, या तो उड़ंत र का रूप लेता है या तो पूरे कई बार शब्दों में पूरे र का भी रूप लेता है। जैसे कुछ उदाहरण में जैसे दुर्निवार है, दुर्बोध है, निर्गुण है, इन सब में उसने उड़ंत र का रूप लिया है, लेकिन निराधार में पूरे र का रूप लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये विसर्ग संधि का एक और उदाहरण था। अगला उदाहरण है इसमें अगला नियम है इसका, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग र में ही बदल जाता है। विसर्ग के चिन्ह के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आए, ई, ऊ, ए, कोई भी इनमें से कोई भी स्वर आए आ को छोड़कर, और विसर्ग के बाद भी यानी धन के बाद भी कोई ना कोई स्वर ही आए तो भी वो क्या हो जाते हैं, र में ही बदलते हैं। जैसे निह, धन, आशा, तो यहाँ पर ये विसर्ग चिन्ह क्या बन जाएगा, निराशा, र का रूप ले लेगा, निराशा। ठीक है, निह, धन, ईह, यहाँ पर विसर्ग चिन्ह फिर से र में बदल जाएगा क्योंकि धन के पहले भी ई है और धन के बाद भी ई है, तो निरीह। निह, धन, उपाय, ना विसर्ग के पहले भी ई है और विसर्ग के बाद ऊ है, दोनों तरफ स्वर हैं, तो ये बन गया फिर से र, निरुपाय। निह, धन, अर्थक, निरर्थक, तो यहाँ पर इसका क्या नियम बनता है कि विसर्ग संधि में पहले अक्षर में भी स्वर हो और दूसरे अक्षर में भी स्वर हो तो वहां पर विसर्ग जो है वो र का रूप ले लेता है। ठीक है, निह, धन, आशा बन गई निराशा, निह, धन, ई बन गया निरीह, निह, धन, उपाय बन गया निरुपाय, और निह, धन, अर्थक बन गया निरर्थक। ठीक है, तो ये इसका एक और नियम था। अगला नियम है इसका, यदि विसर्ग से पहले आ आए और बाद में य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा विसर्ग ओ में बदल जाता है। क्या चाहिए हमें, विसर्ग से पहले अ और बाद में य, र, ल, व, ह, कुछ भी आए इसमें से तो ये जो है विसर्ग चिन्ह गायब हो जाता है और उस चिन्ह की जगह पर ओ आ जाता है। जैसे पहला उदाहरण, मनः, मनः, धन, विकार, विकार की शुरुआत कौन से अक्षर से हुई है, व से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मनोविकार। ये जो ना का विसर्ग चिन्ह था ये बन जाएगा ओ में, तो ये मनः विकार से बन गया मनोविकार। मनः, धन, रथ, अब दूसरे शब्द की शुरुआत हुई है र से। हमारे शब्द अक्षर कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, ह। ये अक्षर अगर आते हैं दूसरे शब्द की शुरुआत में तो जो विसर्ग चिन्ह होता है वो हमेशा ओ में बदल जाता है।
तो मनः धन रथ, रथ की वजह से, र की वजह से ये बन गया मनोरथ। पुरः धन हित, अब ये बन जाएगा यहाँ पर हा होने की वजह से पुरोहित। मनः धन रम, मनोरम। ठीक है, तो ये इसका एक और नियम था। विसर्ग के पहले अगर आ हो और बाद में य र ल व ह इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो तो हमेशा विसर्ग चिन्ह ओ में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे विसर्ग चिन्हों के जो नियम होते हैं कि विसर्ग चिन्ह कब श में बदलता है, कब र में बदलता है, कब वो नहीं बदलता, ये सारे हमने विसर्ग चिन्ह के नियम देखे। क्योंकि विसर्ग चिन्ह में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने विसर्ग चिन्ह के सारे नियम यहाँ पर आपको बताए। बाकी स्वर संधि और व्यंजन संधि के नियम सबसे सरल है। स्वर संधि में धन के पहले भी और धन के बाद भी कोई ना कोई स्वर होना चाहिए। व्यंजन संधि में धन के पहले व्यंजन हो, धन के बाद स्वर हो तो वो व्यंजन संधि है, और अगर दोनों ही तरफ व्यंजन हो तो भी वो व्यंजन संधि है। ठीक है, तो इस तरह से हमने संधि के 3 प्रकार देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपकी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कुछ प्रश्न। इसी तरह के प्रश्न आपको कृति पत्रिका में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुल 8 प्रश्न बनाए हैं। आपको कृति पत्रिका में केवल 2 प्रश्न आते हैं। प्रकार उनका इसी तरह का होता है। जैसे पहला प्रश्न आप देखोगे, धर्म धन अर्थ लिखा हुआ है और दोनों मिलकर कौन सा नया शब्द बनाएंगे, ये वहां पर खाली रखा गया है। इसी तरह आपकी कृति पत्रिका में भी आता है। एक प्रश्न होता है जिसमें दोनों छोटे वाले शब्द धन के माध्यम से जोड़कर दिए होते हैं और वो मिलकर नया कौन सा संधि बनेगा, संधि शब्द, वो वहां पर आपको लिखना होता है। ठीक है, उसके लिए 1 नंबर। अथवा, बीच में अथवा होता है और दूसरा प्रश्न होता है, जैसे यहाँ पर दूसरे नंबर पर दोनों छोटे शब्द यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, संधि विच्छेद वाले शब्द नहीं दिए गए हैं, संधि करके कौन सा शब्द बनेगा, सदाचार, ये यहाँ पर लिखा गया है। तो अब इस सदाचार का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको करना होगा। तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों के बीच में अथवा होगा, यानी आपको 2 में से कोई एक करना है। लेकिन क्योंकि इन प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसलिए आप दोनों ही प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई एक किसी छोटी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से गलत होता है, दूसरा सही होगा, तो उस पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इनके दोनों ही प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसी तरह से आपको ये कृति पत्रिका में प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है हमारा, धर्म धन अर्थ मिलकर कौन सा शब्द बनेगा, ये खाली रखा गया है। उसी तरह सदाचार, सदाचार बता दिया है, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये हमें लिखना है। जगत धन नाथ, इसका संधि शब्द कौन सा होगा ये आपको लिखना है। उसी तरह तपोबल का संधि विच्छेद करना है। मनः धन हर का संधि शब्द बताना है। परोपकार का संधि विच्छेद वाले शब्द बताने हैं। दया धन आनंद का संधि शब्द बताना है और स्वागत का संधि विच्छेद शब्द आपको बताना है। तो इस तरह से ये 8 शब्दों का, 8 प्रश्नों का चार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपकी कृति पत्रिका में केवल 2 ही शब्दों का चार्ट होगा। उन दोनों शब्दों के चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। आपको चार्ट बनाकर ही उत्तर लिखने हैं। तो आपका उत्तर इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर मैंने उत्तर लिखे हुए चार्ट है आपका, क्योंकि 2 ही प्रश्नों का चार्ट रहेगा, 2 ही प्रश्नों की आपकी पंक्ति रहेगी, तो वो भी आपकी इस तरह से दिखनी चाहिए। पहला हमारा था धर्म धन अर्थ मिलकर बन गया धर्मार्थ। दूसरा सत धन चार मिलकर बन गया सदाचार। जगत धन नाथ मिलकर बना जगन्नाथ। तपह धन बल मिलकर बन गया तपोबल। मनः धन हर मिलकर बना मनोहर। पर धन उपकार मिलकर बना परोपकार। दया धन आनंद मिलकर बना दयानंद। सु धन आगर मिलकर बन गया स्वागत। तो इस तरह से यहाँ पर ये चार्ट जो है हमारा पूरा हो गया। तो
यहाँ पर हमारे संधि का जो टॉपिक मैंने आज लिया था वो ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सारी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और ये और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी और हमेशा के लिए याद रह जाएगी अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आप जितने भी आपके टेक्स्ट बुक हैं, जो भी टेक्स्ट बुक आपके पास है, या 21 है या डाइजेस्ट है, उसमें से संधि के प्रश्नों को आज के दिन में हल करने का प्रयास कीजिए। सारे शब्द उठाइए, सारे शब्दों के प्रश्न लिखिए और उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो खुद लिखने का प्रयास कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको संधि जो है वो समझ में आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आप परीक्षा में संधि के प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। और इसी के साथ आज की अपनी क्लास में यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।